हेलो, जय हिंद, नमस्कार। मैं प्रखर श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल गुरु घंटाल में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए भारत के संविधान के अमेंडमेंट के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लेकर आया हूं। आज हम भारत के संविधान के संशोधन के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करेंगे। सबसे पहला सवाल है दोस्तों कि राइट टू प्रॉपर्टी को, जो कि एक वक्त में फंडामेंटल राइट थी, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट्स में आती थी, तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा अमेंडमेंट कर कर राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट्स की लिस्ट से बाहर किया गया। आपके ऑप्शन आपके स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार से: 37th अमेंडमेंट एक्ट, 38th अमेंडमेंट एक्ट, 44th अमेंडमेंट एक्ट या 42nd अमेंडमेंट एक्ट। तो सही उत्तर है दोस्तों 44th अमेंडमेंट एक्ट, जो कि 1978 के बाद तुरंत बाद, जब आप लोगों को पता होगा कि 1976 में 42nd अमेंडमेंट एक्ट हुआ, इंदिरा गांधी, उस वक्त हमारे देश में इमरजेंसी थी, इंदिरा गांधी की सरकार थी। एंड जैसे ही इमरजेंसी खत्म हुई, नया चुनाव हुआ, इंदिरा गांधी हार गई और मोरारजी देसाई हमारे देश के प्रधानमंत्री बने। उन्होंने 44th अमेंडमेंट एक्ट पास किया और राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट्स की लिस्ट से बाहर कर दिया गया। अगला सवाल के दोस्तों, इनमें से कौन सा अमेंडमेंट कर कर भारत के संविधान का लोकसभा का टर्म 5 साल से 6 साल कर दिया गया था, थोड़े वक्त के लिए? 40th अमेंडमेंट, 42nd अमेंडमेंट, 44th अमेंडमेंट या 46th अमेंडमेंट? तो दोस्तों 42वां अमेंडमेंट कर कर 1976 में हमारे देश में इमरजेंसी लगी पड़ी थी। 42nd अमेंडमेंट दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर उसको देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है अमंग ऑल द अमेंडमेंट जो कि अभी तक हमारे देश के संविधान के हुए हैं। इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। तो इंदिरा गांधी ने 42वां अमेंडमेंट कर कर भारत के संविधान का 42वां संशोधन कर कर थोड़े देर के लिए ही, थोड़े दिनों के लिए ही लोकसभा का टेन्योर 5 साल से 6 साल कर दिया था। जैसे कि अभी लोकसभा का चुनाव हर 5 साल के बाद होता है, उस वक्त इंदिरा गांधी ने इसको 5 साल से 6 साल थोड़े वक्त के लिए कर दिया था। 42nd अमेंडमेंट एक्ट, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, 1976 में इमरजेंसी के दौरान ये जो हुआ, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट रिगार्डिंग 42nd अमेंडमेंट एक्ट करेक्ट है। प्रेसिडेंस टू डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ओवर फंडामेंटल राइट्स, ये करेक्ट है। फंडामेंटल ड्यूटीज आर इंक्लूडेड, ये भी करेक्ट है। आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूं कि हमारे देश में टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज है भारत के संविधान में, आर्टिकल 51A में, ठीक है, जिनमें से 10 फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किया गया था 42nd अमेंडमेंट एक्ट कर कर, और एक फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड की गई है 86th अमेंडमेंट कर कर 2002 में, ठीक है, 2002 में। तो दोस्तों दूसरा भी स्टेटमेंट भी करेक्ट है। और तीसरा स्टेटमेंट क्या कहता है दोस्तों कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट शुड नॉट बी क्वेश्चन इन एनी कोर्ट, ये भी करेक्ट है। ठीक है दोस्तों, ये तीनों अमेंडमेंट करेक्ट, मतलब ये तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है रिगार्डिंग 42nd अमेंडमेंट एक्ट। सही उत्तर है ऑल ऑफ द एबव। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि इनमें से किस अमेंडमेंट ने भारत के संविधान का लोकसभा की इलेक्टिव स्ट्रेंथ को 525 से 545 कर दिया था। आपको पता है हमारे देश में 543 सीटों पर चुनाव होता है। अभी 2019 में चुनाव हुआ, 2024 में चुनाव होगा। 543 सीटों पर चुनाव होता है राज्यों में, यूनियन टेरिटरीज में, और 2 एंग्लो इंडियन कम्युनिटीज के होते हैं। ठीक है, आर्टिकल 330 अगर आप पढ़ेंगे तो उसके बारे में आपको जानने को मिलेगा। 2 एंग्लो इंडियन कम्युनिटीज के होते हैं जिनको नॉमिनेट करता है देश का महामहिम, देश का राष्ट्रपति। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा अमेंडमेंट कर कर लोकसभा की इलेक्टिव स्ट्रेंथ को 525 से 545 कर दिया गया था। तो दोस्तों भारत के संविधान का 31वां अमेंडमेंट कर कर लोकसभा की इलेक्टिव स्ट्रेंथ को 525 से 545 कर दिया गया था। साल था 1973 का, 1971 का इलेक्शन हो चुका था, डिलिमिटेशन कमीशन ऑफ इंडिया फॉर्म की जाती है, एंड उस दौरान हमारे देश में नॉर्थ ईस्ट स्टेट रीऑर्गेनाइज हो गए थे। ठीक है, कई सारे नॉर्थ ईस्ट स्टेट भारत के पटल पर, मतलब भारत के जो एटलस है
उसमें जुड़ रहे थे। तो इसीलिए डिलिमिटेशन कमीशन ऑफ इंडिया 1971 में बनाई गई थी सरकार के द्वारा, एंड 1973 तक आते आते 525 से 545 सीटें कर दी गई। नाउ 24th अमेंडमेंट एक्ट के रिगार्डिंग, जो कि 1971 में हुआ, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है आप लोगों को बता देना चाहता हूं। गोलकनाथ केस के फैसले को टर्नओवर करने के लिए, पलटने के लिए इंदिरा गांधी ने 1971 में 24th अमेंडमेंट एक्ट पास किया था। आपको बताना है कि 24th अमेंडमेंट एक्ट के रिगार्डिंग इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। पार्लियामेंट हैज द पावर टू अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट्स, ये करेक्ट है। द प्रेसिडेंट इज बाउंड टू असेंट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, दिस वन इज आल्सो करेक्ट। और एजुकेशन को कंकरेंट लिस्ट में ट्रांसफर कर दिया गया था, तो सही उत्तर है ऑल ऑफ द अबव। 24th Amendment Act which took place in 1971, all of the given statement are true. Next, 8वां अमेंडमेंट जो कि 1960 में हुआ, उसके रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है दोस्तों। तो 8वां अमेंडमेंट कर एसटी एससी और एंग्लो इंडियंस कम्युनिटी की जो सीट होती है, उसके रिजर्वेशन को एक्सटेंड कर दिया गया था पार्लियामेंट, खासकर लोकसभा में। नेक्स्ट, 7th अमेंडमेंट एक्ट के रिगार्डिंग जो कि 1956 में हुआ, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। गिविंग इफेक्ट टू द रिकमेंडेशन ऑफ द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन। दोस्तों आप लोगों को पता है कि 1952 में मद्रास रीजन में आवाज उठती है, तेलुगु बोलने वालों लोगों ने कहा कि हमें एक अलग राज्य दो, हम नहीं रह पाएंगे साथ में। और उसके बाद पोटी श्रीरामुलु आमरण अनशन पर बैठते हैं, उनकी मृत्यु होती है, और उसके बाद ये पूरा का पूरा प्रोटेस्ट बड़ा वायलेंट हो जाता है। तो दिसंबर 1952 में सरकार ये डिक्लेयर करती है कि हम आंध्र प्रदेश को भाषा के आधार पर भारत का पहला राज्य बनाने के लिए तैयार गए। उसके बाद 1953 में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बनाई जाती है फजल अली की अध्यक्षता में। 1955 में यह कमीशन अपनी रिपोर्ट रखती है, और 1956 में एक्ट पास होता है, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, जिसके तहत हिंदुस्तान में 14 नए राज्य और 6 नए यूनियन टेरिटरीज का निर्माण होता है। तो पहला स्टेटमेंट भी करेक्ट है, दूसरा स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तो बोथ ए एंड बी आर करेक्ट रिगार्डिंग 7th अमेंडमेंट एक्ट व्हिच टुक प्लेस इन 1956। अब बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले सवाल की तरफ, कि हमारा अगला सवाल किस अमेंडमेंट के रिलेटेड है। तो दोस्तों अगला सवाल है कि जो 6वां अमेंडमेंट हुआ 1956 में, उसके रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। आर्टिकल्स 269 एंड 286 वर अमेंडेड रिगार्डिंग टैक्सेस इन द कोर्स ऑफ इंटर-स्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स, करेक्ट है। 92nd ए वाज एडेड टू द यूनियन लिस्ट ऑफ 7 शेड्यूल, ये भी करेक्ट है। तो बोथ ए एंड बी statements are correct regarding the 6th Amendment Act which took place in 1956. अच्छा, नाउ अगला सवाल के दोस्तों कि आपको पता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या होते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में कई सारी कैटेगरी होती है, उसमें कैबिनेट मिनिस्टर भी होते हैं, उसमें मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स भी होते हैं, ठीक है। अच्छा, इनकी तादाद कितनी होती है। अब जितनी भी लोकसभा की स्ट्रेंथ है या लेजिस्लेटिव असेंबली की जो स्ट्रेंथ है, लेजिस्लेटिव असेंबली को विधानसभा कहते हैं, जो स्टेट लेवल की पार्लियामेंट होती है, ठीक है, उनका 15% ही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बन सकती है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, ओके। अब मान लीजिए कि कोई राज्य है, या मैं मान लेता हूं कि हमारी पार्लियामेंट में टोटल 100 सीटें हैं लोकसभा में, ओके। तो इसका 15% अगर आप निकालेंगे तो 15/100 इंटू 100, 100 से 100 कट गया, मतलब 100 मेंबर में से जो लोकसभा की स्ट्रेंथ है, उसके 100 मेंबर में से सिर्फ 15 मेंबर ही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बन सकते हैं। 15 से ज्यादा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को नहीं बढ़ाया जा सकता। अच्छा, ये नियम कब आया। ये नियम भारत के संविधान का 91st अमेंडमेंट एक्ट कर पास किया गया। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा अमेंडमेंट कर पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को इंडिया में इंक्लूड किया गया, ताकि हिंदुस्तान में लोकल गवर्नमेंट को तवज्जो मिले। 42nd, 44th, 73rd या 86th। तो दोस्तों 73rd अमेंडमेंट कर भारत में पंचायती राज के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया गया। नेक्स्ट, और याद रखिएगा 24 अप्रैल 1973 को, इसीलिए 24 अप्रैल को हर साल हम पंचायती राज दिवस मनाते हैं। इनमें से कौन सा अमेंडमेंट कर आर्टिकल 15 में सबसेक्शन 5 को ऐड किया गया, ताकि
प्राइवेट सेक्टर में और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में रिजर्वेशन प्रोवाइड किया जा सके। आपके ऑप्शंस आपके स्क्रीन पे है दोस्तों। तो 93वां अमेंडमेंट कर आर्टिकल 15 में आर्टिकल 15 सबसेक्शन 5 को ऐड किया गया ताकि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में और प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन प्रोवाइड किया जा सके। 20 जनवरी 2006 का दिन था और अदर बैकवर्ड क्लासेस को प्राइवेट एजुकेशन और इंस्टीट्यूशन में, इन गवर्नमेंट एज वेल एज प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में रिजर्वेशन इस आर्टिकल 15 सबसेक्शन 5 के तहत प्रोवाइड किया जाता है। नाउ द कॉन्स्टिट्यूशनल 74th अमेंडमेंट एक्ट मेक्स मेंशन ऑफ द, भारत के संविधान का 74वां अमेंडमेंट क्या कहता है? कंपोजिशन ऑफ द नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, स्ट्रक्चर ऑफ द प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया, फंक्शंस ऑफ द स्टेट फाइनेंस कमीशन या फंक्शंस ऑफ द कावेरी वाटर सप्लाई। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है कि भारत के संविधान का 74वां अमेंडमेंट कर स्टेट फाइनेंस कमीशन के फंक्शंस को डिसाइड किया गया। नाउ इनमें से कौन से अमेंडमेंट ने एम्पावर किया किसको? देश के राष्ट्रपति को कि वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के किसी भी मैटर को रिकंसीडर करने के लिए भेज सकता है। अगर उसको लगता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने जो उसको रिकमेंडेशन दिया है उस पर एक बार पुनर्विचार करने की जरूरत है। तो दोस्तों 44वां अमेंडमेंट जो मोरारजी देसाई की सरकार ने किया था 1978 में, 1978 में, उसके अंतर्गत ये कहा गया कि देश के राष्ट्रपति को पावर मिलती है कि वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के किसी भी मैटर को रिकंसीडर होने के लिए सेंड बैक कर सकता है। हाँ, जब दोबारा रिकंसीडरेशन के बिना या रिकंसीडरेशन के साथ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर प्रेसिडेंट को रिकमेंडेशन देते हैं तो सेकंड टाइम वो नहीं भेज सकता, सेकंड टाइम प्रेसिडेंट को मानना पड़ेगा। नेक्स्ट 98th अमेंडमेंट एक्ट किस चीज से रिलेटेड है? तो दोस्तों 98th अमेंडमेंट एक्ट के अंतर्गत हमारे देश में नेशनल जुडिशियल कमीशन बनाई गई थी, जो कि फिलहाल अब नहीं है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इसे खत्म कर दिया। इनमें से कौन सा अमेंडमेंट कर कोंकणी मणिपुरी नेपाली को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया गया? आपको मैं बता देता हूं कि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में 8वें शेड्यूल में टोटल 14 लैंग्वेज थे, आज 22 लैंग्वेज है। 8 लैंग्वेज ऐड किए गए हैं 3 अमेंडमेंट कर उनमें से एक अमेंडमेंट आपका 71st अमेंडमेंट है जिसके अंतर्गत कोंकणी मणिपुरी नेपाली को 8th शेड्यूल में ऐड किया गया। अब ये शेड्यूल लैंग्वेज है हिंदुस्तान के। नाउ गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जीएसटी को कौन सा अमेंडमेंट कर इंट्रोड्यूस किया गया? तो भारत के संविधान का 101वां अमेंडमेंट कर जीएसटी को इंट्रोड्यूस किया गया। नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस को संवैधानिक दर्जा किस अमेंडमेंट के अंतर्गत मिला? कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस आर प्रोवाइडेड बाय विच अमेंडमेंट? भारत के संविधान का 102वां अमेंडमेंट कर नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस को संवैधानिक दर्जा दिया गया, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया। कौन सा अमेंडमेंट कर सिंधी को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया गया, मतलब 8वें शेड्यूल में ऐड किया गया? मैं बता चुका हूं कि 3 अमेंडमेंट किए गए हैं लैंग्वेज के रिगार्डिंग और टोटल 8 लैंग्वेज ऐड की गई हैं फ्रॉम 1950 टू 2022, अभी तक की बात बता रहा हूं। तो 71st मैंने आपको बता दिया कोंकणी मणिपुरी नेपाली। 21st अमेंडमेंट कर सिंधी लैंग्वेज को एज ऑफिशियल लैंग्वेज ऐड किया गया 8वें शेड्यूल में। और 92वां अमेंडमेंट कर 4 लैंग्वेज को ऐड किया गया था, बोडो, डोगरी, सेंथली एंड मैथिली। ठीक है, तो टोटल 22 लैंग्वेज इस वक्त ऑफिशियल लैंग्वेज मतलब शेड्यूल लैंग्वेज है। नाउ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली जो कि एक यूनियन टेरिटरी है, उस आपको बता देना चाहता हूं कि जो यूनियन टेरिटरी होती है वो डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में होती है, उसके कंट्रोल में होती है, उसकी कोई भी लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं होती है। लेकिन हमारे हिंदुस्तान में दिल्ली और पुदुचेरी के पास ये अधिकार है कि वो यूनियन टेरिटरी होने के बावजूद उनकी खुद की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, उनकी खुद की लेजिस्लेटिव असेंबली है और दिल्ली को यह दर्जा मिला 69th अमेंडमेंट एक्ट पास कराकर संविधान का। इनमें से कौन सा अमेंडमेंट कर त्रिपुरा की जो विधानसभा है उसमें शेड्यूल ट्राइब्स को रिजर्वेशन प्रोवाइड किया गया? तो दोस्तों 72nd अमेंडमेंट कर त्रिपुरा की विधानसभा में शेड्यूल ट्राइब को रिजर्वेशन प्रोवाइड किया गया। कौन सा अमेंडमेंट कर नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, अरुणाचल
को लोकसभा में के लोगों को लोकसभा में और मेघालय अरुणाचल की लेजिस्लेटिव असेंबली में शेड्यूल ट्राइब के लोगों को रिजर्वेशन प्रोवाइड किया गया। अभी हम लोगों ने त्रिपुरा के बारे में पढ़ा। त्रिपुरा की स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में 72nd अमेंडमेंट एक्ट कर शेड्यूल ट्राइब को रिजर्वेशन मिला और 51st अमेंडमेंट कर नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, अरुणाचल के शेड्यूल ट्राइब रिजर्वेशन प्रोवाइड किए गए लोकसभा में। मेघालय और अरुणाचल की विधानसभा में शेड्यूल ट्राइब को रिजर्वेशन प्रोवाइड किया गया। नाउ दादरा एंड नागर हवेली जो एक वक्त में पुर्तगालियों का एक्विजिशन था, उसको कौन सा अमेंडमेंट कर हिंदुस्तान का हिस्सा बनाया गया? तो दोस्तों 10वां अमेंडमेंट कर दादरा एंड नागर हवेली को इंडिया में इनकॉर्पोरेट किया गया। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यहीं पर खत्म होता है दोस्तों। उम्मीद है आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आया होगा। अपना प्यार बनाए रखिए, गुरु घंटाल को सब्सक्राइब कीजिए, हेल्दी रहिए, सेफ रहिए, मस्त रहिए। शुक्रिया, अलविदा।